Welcome to Commerce Access. I'm Renu and I'm teaching you English here. So this is our second class of fill in the blanks. अगर आपने इसकी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप जरूर देखिए ताकि आपको चीजें कॉन्टिन्यूएशन में समझ आए. ठीक है, तो बताइए कैसे हैं आप सब. होपफुली आप जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे और जो भी कर रहे होंगे बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे. हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं हम ऑलरेडी. तो मैंने आपको बताया था कि हम इसके जो भी रूल्स हैं मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ बताती चलूंगी, है ना. तो मैंने आपकी कोई एक पहले से प्रायर कोई क्लास नहीं ली है जिसमें मैं आपको बैठ के सारी रूल्स एंड रेगुलेशन समझा रही हूँ. अगर आपने फिल इन द ब्लैंक सीखने हैं और आपको रूल्स नहीं आते हैं तो आप विद क्वेश्चंस, मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी, आप विद क्वेश्चंस वो रूल्स सीख सकते हैं इजीली. ऑलराइट, हमने ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के. अगर आपने नहीं किए हैं तो मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि आप वो 5 क्वेश्चंस भी कर लीजिए और आगे आज मैं 5 क्वेश्चंस और करवाने वाली हूँ आपको. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6. She stood dash the crowd quite amazed. ऑप्शंस हैं आपके इन, अमंग, विद इन एंड डी ऑप्शन इज इनटू. तो बताइए आपका इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए. इन, अमंग, विद इन, इनटू. आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, तो आप उनके साथ ये ऑप्शंस जो गिवन है उनको इसके साथ रीड करके देखिए. कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रीपोजिशंस या चीज़ें एक बार में इस तरीके से ऑप्शंस पढ़ के समझ नहीं आती, लेकिन जब आप उसको ऑप्शन को इस ब्लैंक में फिट करने की कोशिश करते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये नहीं होगा, शायद ये होगा. इससे चीज़ें आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं. ऑलराइट, ठीक है. शी स्टूड इन द क्राउड क्वाइट अमेज्ड. ऑप्शन बी, she stood among the crowd quite amazed. She stood within the crowd quite amazed. या D, she stood into the crowd quite amazed. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन द क्राउड. क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली इसमें हम इन प्रीपोजिशन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमें ब्लैंक दिया गया है ये बोल रहा है शी स्टूड डैश द क्राउड अमेज्ड. ठीक है, क्वाइट अमेज्ड. तो ये बेसिकली जो आप जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो सेंटेंस है बेसिकली आपकी किसी एक जगह की बात कर रहा है. तो जो इन प्रीपोजिशन है वो क्या इंडिकेट करता है, लोकेशन और प्लेस वेयर यू और द पर्सन हियर वी टॉकिंग अबाउट इज स्टैंडिंग. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इन का यूज करेंगे. होपफुली आपको ये बात समझ आई हो. Alright. Question number 7. The magnificent dash temple was constructed by the Chinese. ठीक है, अब आप ऑप्शंस पढ़िए इसमें. 8 centuries old, 8 centuries old, old 8 centuries, 8 century old. तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे इस ब्लैंक में फिट होगा. देखिए, जब आप ऑप्शन नंबर 3 सी है जो 3 है, जब आप पढ़ते हैं ओल्ड 8 सेंचुरीज, द मैग्निफिसेंट ओल्ड 8 सेंचुरीज टेम्पल, तो आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी पढ़ के ही ये लगेगा कि दिस इज रॉन्ग, है ना. आपको ये रॉन्ग साउंड करेगा तो आप ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं. और एक और चीज मैं बता देती हूँ आपको, जब हम ये यूज करते हैं 8 सेंचुरीज तो हम ये चीज कब यूज करते हैं,
जब हम किसी का बताने की कोशिश करते हैं उसका, है ना, जैसे कि हम कहेंगे अमेरिकन्स तो नहीं होगा ये, रेनूस वॉच, रेनू की घड़ी, रेनू की घड़ी, ठीक है, रेनूस पेन, रेनू का पेन, का पेन। तो आप समझ रहे हैं हम कहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी एस लगा के यूज करते हैं, जब का या की हम कोई अपने चीज के आगे उसकी बिलोंगिंग को हम जब डिनोट करना चाहते हैं तब हम ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो चीज रॉन्ग हो जाती है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर बी को भी क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी बचा है, तो इसमें से ऑप्शन डी जो है आंसर है आपका, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों है ऐसा। The adjective with two words joined by the hyphen is called a compound adjective. आपको ये डेफिनेशन पता चली जो मैंने अभी आपको बताई। The adjective with two words joined by the hyphen is called a compound adjective. When we have compound adjective using numbers plus a time period, the word referring to a time period is in singular form and is joined to the number with a hyphen. समझ आया आपको? तो यहां पर होगा आपका 8th century old, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है आपको, ये जो टाइम पीरियड रहेगा उसके आगे हम क्या करेंगे, उसको सिंगुलर फॉर्म में ही डालेंगे, यहाँ पे हम इसको सेंचुरीज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपको पता चला कि हमारा ऑप्शन ए क्यों नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट क्यों है, ठीक है। आप ये जरूर ये अपना रूल जो है नोट डाउन करके रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, Madhu has not been able to recall where dash. Does she live? She lived. Did she live? Lived the girl. तो जब आप ये ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको इससे पढ़ के क्या लगता है, क्या लगता है कि इन अ वे कि आपको ये इसका टेंस कौन सा लग रहा है, या आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि अभी हमने जो भी अपनी इसमें बात करनी है हमको टेंस की बात करनी है, बिकॉज ऑप्शंस आपको कोई भी प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन, प्रोनाउन किसी में नहीं दिए हुए हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल सिंपल होती है, जो आपको तुरंत सेंटेंस जो आपको गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स उसको देखते ही कैच कर लेना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा है फर्स्ट, इसमें हमारा प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या ये चीज आप नोट कर पा रहे हैं? सॉरी, यहाँ पे परफेक्ट टेंस नहीं है, ये यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, बीन भी तो लगा हुआ है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप देखिए, डज शी लिव, शी लिव्ड, डिड शी लिव, लिव द गर्ल। अच्छा, अभी ऑप्शन नंबर सी हमारा एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस में एकदम शो कर रहा है आपको, पास्ट टेंस में तो ये भी शो कर रहा है लिव द गर्ल, लेकिन आप ऑप्शन, अब ये ऑप्शन को आप इसमें एक बार ही रीड करके देखिए इसके साथ, मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर लिव्ड द गर्ल। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये ग्रामेटिकली रॉन्ग लगेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसके साथ जो है वेयर लिव द गर्ल, वेयर डज होना चाहिए, वेयर द गर्ल होना चाहिए पहले, समझ रहे हैं आप, या ये आगे होना चाहिए, इस तरीके से ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है।
अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डज शी लिव, वेयर शी लिव्ड। देखिए, जब आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो सेंटेंस है या तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच होती है या इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, आपने क्लासेस ली होंगी अगर नरेशन की, तो आपको ये फटक से याद आ जाएगा कि इसमें क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था जब भी डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन फॉर्मेट में है, तो उसको हम इनडायरेक्ट में क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं करते हैं। मैंने आपको ये चीज समझाई थी। अगर आपको अभी ये चीज नहीं समझ आ रही है तो आप मेरी नरेशन की क्लासेस जो मैंने कंप्लीट करवाई हैं 5 क्लासेस, तो आप वो क्लासेस जरूर देखें, आपको ये बात इजीली समझ आ जाएगी। तो ये जो है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको आगे हम क्या क्वेश्चन फॉर्मेट में कंटिन्यू करेंगे? नहीं। तो जो ये डज है यहां पर नहीं आएगा, यहां पर हमारा ऑप्शन बनेगा बी, मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर शी लिव्ड। ठीक है, सो ये क्या था? ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच था जो कि क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए था। मैंने आपको बताया था कि जो एक क्वेश्चन होता है डायरेक्ट स्पीच में, वो असर्टिव सेंटेंस में क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9, यू डैश मैड इफ you think I am going to show my answer sheet. You dash mad if you think I am going to show my answer sheet. ये डैश है जो, अब इसमें आप कौन सा ऑप्शन फिट कर सकते हैं? आर सपोज टू बी, मस्ट बी, विल बी, ऑट टू बी। आर सपोज टू बी कब था? मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। आर सपोज टू बी यूज होता है जब हमारा कोई रूल हो, ठीक है, या कोई प्रोटोकॉल हो, या फिर हम कोई चीज काफी टाइम से क्या कर रहे हैं, कुछ फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसके लिए हम सपोज टू बी यूज करते हैं। तो इसीलिए हमारा ये सपोज टू बी क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। यू विल बी मैड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू, आप मतलब क्रेजी होंगे या पागल होंगे, ये बोलना चाह रही है सेंटेंस में ये जो भी इंसान है, कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं आपको अपनी आंसर शीट दिखाऊंगी तो आप पागल हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑट टू बी यूज क्यों नहीं होगा यहाँ पे? क्योंकि ऑट टू बी होता है जब आपकी ड्यूटी की कोई बात हो, ठीक है, ड्यूटी आपकी यूनिफॉर्म के लिए, आपकी कंट्री के लिए, आपके स्कूल के लिए, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए। इट्स अबाउट योर ड्यूटी, ठीक है। ड्यूटी अगर है तो ऑट टू बी होगा, तो ऑट टू बी हम यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, मस्ट बी एंड विल बी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर वी। क्यों? क्योंकि आप जरूर पागल होंगे अगर आप सोचते हैं कि मैं आपको अपनी क्या करूंगी, आंसर शीट शो कर दूंगी। मस्ट बी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, यूज फॉर शोइंग दैट यू आर वेरी सरप्राइज एट व्हाट समबडी हैज जस्ट सेड। ठीक है, यहाँ पे सपोज टू बी क्या एक ईडियम है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, एक्सपेक्टेड और इंटेंटेड टू डू समथिंग। ओके, question number 10. Question number 10 is last question for today. He is indifferent dash praise and blame. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे क्या होगा? प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं हमको, और हमने देखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे इनडिफरेंट के साथ एग्री करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको अगर एक बार पढ़ के नहीं समझ आते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस को उनके साथ एक बार फिट करने की कोशिश करेंगे। इनडिफरेंट इन, नो, इनडिफरेंट फॉर, अबाउट और टू।
देखिए इनडिफरेंट के साथ हमेशा याद कर रखिए, इनडिफरेंट के साथ जो प्रिपोजिशन जाती है वो है इनडिफरेंट टू। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इनडिफरेंट इज एन एडजेक्टिव विच एग्रीज टू टू। ठीक है, आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए थे। अभी टोटल हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने 10 रूल्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब मैं होपफुली ये उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप एक जगह ये सारे रूल्स लिखते हुए चलेंगे। मैं ये पूरा वीक आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगी और आपको धीरे धीरे सारे रूल्स क्या करती चलूंगी, बताती चलूंगी। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी चीज़ की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए, जैसे प्रपोजिशंस की, कि कौन सा प्रपोजिशन किसके साथ, किस एडजेक्टिव के साथ क्या करता है, एग्री करता है, तो मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लग रही है, मैं आप मुझे ये भी ज़रूर बताइए, ताकि मैं अगर हो सके तो आपके लिए और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ इस क्लास में। और आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कौन से टॉपिक्स लेकर आऊँ आपके लिए, वो सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आज आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉमर्स एक्सिस। Thank you so much for watching me here. It's time to sign off now. Thank you.